हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी का रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन और रिकवरी का पार्ट 2। तो पेपर 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर, कल हम लोगों ने बिलफुल डिफॉल्टर पढ़ा था, उसी के आगे का एक पॉइंट और रह गया कि अगर मान लीजिए कोई बिलफुल डिफॉल्टर है तो उसकी फोटोग्राफ पब्लिश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस हैं। सो इन व्यू ऑफ सेंसिटिविटी इन्वॉल्व एंड नीड टू प्रिवेंट द पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर गारंटर इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर आर बी डिसाइडेड टू फॉलो वाइड सर्कुलर डेट 29/9/2016। तो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या जारी की, एक सर्कुलर जारी किया 2016 में, किसके रिगार्डिंग पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर। तो क्या गाइडलाइन है, अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन कंसीडर पब्लिकेशन ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ ओनली दोस बोरोवर इंक्लूडिंग प्रोपराइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, गारंटर्स, बोरोवर फर्म, कंपनीज who have been declared as willful defaulter following the mechanism। ठीक है दोस्तों, सेट आउट इन द RBI इंस्ट्रक्शन। तो RBI की इंस्ट्रक्शंस जो भी RBI ने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग अगर ये लोग बिलफुल डिफॉल्टर होते हैं तब उनकी उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही क्या जारी कर सकते हैं, फोटोग्राफ जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस एसेट्स की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेस एसेट्स। तो ऑप्शन कौन कौन से बैंकों के पास अवेलेबल होते हैं स्ट्रेस एसेट से निपटने के लिए। सो एवरी क्रेडिट डिफॉल्ट डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन लॉस टू द बैंक। हर एक जो हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट होता है जरूरी नहीं कि वो बैंक के लिए लॉस में ही कन्वर्ट हो जाए। तो इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में देखा गया है बैंक में बी एबल टू रिकवर इट्स ड्यूज फुली। बैंक ने डिफॉल्ट होने के बावजूद भी अपना पूरा जो रिकवर, पूरा उन्होंने अपना पैसा रिकवर किया है। इन अदर केसेस द रिकवरी में बी विद सम लॉसेस, कुछ केसेस में कुछ लॉस के साथ रिकवरी की गई है। इन वर्स्ट सिनेरियो देयर मे बी नो रिकवरी एट ऑल। बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो ही ऐसे होंगे जहां पे कुछ भी रिकवरी ना हुई हो। तो दोस्तों, टाइमली एक्शन एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द बेस्ट रिकवरी फॉर एनी स्ट्रेस एसेट्स। अगर किसी भी स्ट्रेस एसेट से हमारा पैसा डूब रहा है तो अगर हम टाइमली एक्शन लेंगे और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम अपने स्ट्रेस एसेट से रिकवरी कर सकते हैं। वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी, जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो रिकवरी की स्ट्रेस एसेट से, द बैंक हैज टू कीप इन माइंड द लीगल सिस्टम एज ऑल्सो द सोशल रिस्पेक्ट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो उस स्ट्रेटजी में लीगल सिस्टम को भी फॉलो करना है और सोशल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है जो हमारे देश में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली आप बैंक फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन केस ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। स्ट्रेस एसेट्स के केस में बैंक को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में रेगुलेशन और एग्जिट, फिर रीस्ट्रक्चरिंग, रिफेसमेंट, रिलाइनमेंट, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन एंड एड फाइनेंस। रिकवरी, लीगल एक्शन ले सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, पहला रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी। ठीक है दोस्तों, नाउ सबसे पहले रेक्टिफिकेशन को समझ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या कहता है, रेगुलराइजेशन। रेक्टिफिकेशन में रेगुलराइजेशन, द मोस्ट डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू परस्यूड एंड प्रिवेल अप on the borrower to remit the unpaid amount and to remain prompt in meeting obligation in future। तो कुल मिला के अगर हम सबसे मोस्ट डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या होता है कि जो भी हमारा बोरोवर है उसके पास जो भी हमारा ड्यू है वो हमको पे कर दे। ठीक है दोस्तों, प्रॉम्प्ट इन मीटिंग ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर, है ना। तो जो भी मतलब क्या कह रहा है वो, अमाउंट एंड टू रिमेन प्रॉम्प्ट इन मीटिंग ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर, और जो बचेगा वो भविष्य में पेमेंट करेगा। एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट, बैंक फर्स्ट एफर्ट इज टू एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट विच इज शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेस। So this is possible way when the symptoms of stress and detect at very early stage so that the borrower is able to shift her account to another bank
विच हैज अ डिफरेंट क्रेडिट एप्टाइट। ठीक है दोस्तों, तो अगर इनका कहना है कि अगर बैंक को पहले ही पता चल जाता है कि अगर जो हमारा स्ट्रेस एसेट्स है वो मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उसके अकाउंट को, बोरोवर के अकाउंट को दूसरे बैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरे क्रेडिट एप्टाइट में। ठीक है, फिर इसके बाद वो कहता है अच्छा आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा टीचर्स डे डिस्काउंट सेल ऑफर आ गया है और उसके तहत हमारा CAIB फाउंडेशन 2.0 और रीलोडेड CAIB फाउंडेशन MCQ केस स्टडी बैच जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी प्राइस ड्रॉप हो गया है और 2299 रुपए में दोनों बैच आप अलग अलग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लीस्ट प्राइस में आप हमारे नए बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। फिर इसके साथ क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग। अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, इफ द डिफॉल्ट इज नॉट बिलफुल, अगर डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट तो किया बट वो बिलफुल नहीं है, कैसा डिफॉल्ट है, जेन्युइन। कैसा डिफॉल्ट है, जेन्युइन डिफॉल्ट है। एंड देयर इज वायबिलिटी इन द विजिबिलिटी कपल्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोमोटर टू फर्दर कंडक्ट द यूनिट with confidence of leading to its success. The bank normally restructure the credit facilities in accordance with the revised cash flow estimates of the borrower. अब इनका कहना क्या है कि अगर मान लीजिए जो लेंडर है उसको ये, अगर लेंडर ने जो लोन दिया वो डिफॉल्ट हुआ बट वो बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं है, जेन्युइन डिफॉल्ट है और वहां पे अगर वायबिलिटी विजिबिलिटी दिख रही है कि हाँ भाई जो प्रोमोटर है उसका इंटरेस्ट है कि वो आपका पैसा वापस करेगा, है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑफ लेंडिंग इज टू इट्स सक्सेस, है ना, तो यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास बढ़ता है। द बैंक नॉर्मली रिस्ट्रक्चर द क्रेडिट फैसिलिटी, तो इस केस में बैंक क्या करता है, जो क्रेडिट फैसिलिटीज को रिस्ट्रक्चर करता है इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज कैश फ्लो एस्टीमेट, है ना, तो ऑफ द बोरोवर, तो अब बोरोवर के लिए रिवाइज कैश फ्लो एस्टीमेट बनाएगा और उसको रिस्ट्रक्चर करेगा। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है रिकवरी। अब रिकवरी में हमने क्या पढ़ा था, या तो लीगल एक्शन ले लिया जाए, लीगल एक्शन में दो ही केस हैं, अगर 20 लाख से कम का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग तो सिविल कोर्ट के थ्रू आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपका 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है या 20 लाख का अमाउंट है तो आप DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, आपके पास लोक अदालत का भी एक मतलब क्या होता है ऑप्शन होता है जहां पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। ठीक है, हैज कन्फर्ड स्टैच्यूटरी बेसिस ऑन द लोक अदालत पीपल्स कोर्ट, लोक अदालत में आप 20 लाख रुपए तक के मुकदमों को लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सरफेसी एक्ट का भी आपके पास ऑप्शन होता है, सरफेसी एक्ट 2002, इसके लिए जरूरी है कि लोन सिक्योर्ड होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस आपका मिनिमम जो अमाउंट है वो 1 लाख का होना चाहिए, ठीक, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लोन नहीं होना चाहिए, तब आप सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अगर इसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो फिर आपके लिए राइट ऑफ की व्यवस्था आपको रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, डन है। अब कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब हम कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिज्म कहता क्या है, CDR mechanism has been designed to facilitate restructuring of advance of the borrower enjoying credit facilities from more than one bank financial institutions in coordinate manner। अब ऐसा कोई बोरोवर है जिसने एक से ज्यादा बैंकों से पैसा उधार ले रखा है और अगर उसके लोन को रीस्ट्रक्चर करने की बात आती है तो उसी को कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। This mechanism will be available to all borrower engaged in any type of activity subject to the following condition। ये फैसिलिटी उन्हीं बोरोवर के लिए अवेलेबल है जो कि इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। पहला, द बोरोवर एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम मोर देन वन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर मल्टीपल बैंकिंग सिंडिकेशन और कंसोर्टियम ऑफ लेंडिंग। ठीक है, तो जब मान लीजिए सिंडिकेशन हम कब कहते हैं, सिंडिकेशन कब कहते हैं, देखो इस सिंडिकेशन का मतलब है जब उसने टर्म लोन लिया है, किससे लिया है, मल्टीपल बैंक से। कंसोर्टियम कब कहते हैं, कंसोर्टियम कब कहते हैं, कंसोर्टियम हम तब कहते हैं जब उसने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया है मल्टीपल बैंक से। तो मल्टीपल बैंक से अगर लिया तो वहां पे CDR की व्यवस्था है। द टोटल आउटस्टैंडिंग, चाहे वो फंड बेस हो चाहे नॉन फंड बेस, एक्सपोजर इज ₹10 करोड़ एंड अबव। ठीक है, 10 करोड़ या उससे ऊपर का है। CDR सिस्टम इन कंट्री विल हैव द 3 tier स्ट्रक्चर। CDR में 3 tier स्ट्रक्चर होता है। पहला, CDR स्टैंडिंग फोरम होता है, फिर इसके बाद CDR एम्पावर ग्रुप होता है और फिर CDR सेल होता है। तो कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग में 3 tier स्ट्रक्चर होता है
और 3 टियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्टैंडिंग फोरम आता है। कौन आता है? कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग फोरम। तो जब हम फोरम की बात करते हैं, द सीडीआर स्टैंडिंग फोरम वुड बी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन सीडीआर सिस्टम। तो कुल मिला के वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक जो सीडीआर सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे सीडीआर स्टैंडिंग फोरम में होते हैं। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक शुड पार्टिसिपेट इन द सिस्टम इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। सीडीआर स्टैंडिंग फोरम विल बी सेल्फ एम्पावर्ड बॉडी। जो सीडीआर स्टैंडिंग फोरम होगा वो सेल्फ एम्पावर्ड बॉडी होगी। विल बी ले डाउन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और वो कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग को पूरी तरह मॉनिटर करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप क्या होता है? द इंडिविजुअल केसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग शैल बी डिसाइडेड बाय सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। ठीक है दोस्तों। तो अगर इंडिविजुअल केसेस होंगे कॉर्पोरेट डेप्ट के जिसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो उसको कौन देखेगा? सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप देखेगा। और सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप में कौन कौन होता है? ईडी लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज स्टैंडिंग मेंबर। तो ये तीन बैंक के, आईडीबीआई के, आईसीआईसीआई के और एसबीआई के जो अधिकारी होंगे वो इसमें स्टैंडिंग मेंबर होंगे। इसके साथ साथ एडिशनल लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक हु हैव एन एक्सपोजर टू द कंसर्न कंपनी। साथ ही साथ जिन बैंकों ने कंसर्न कंपनी को पैसा उधार दिया है, उनके भी ईडी लेवल के अधिकारी इसमें होंगे। तो दो लोगों से मिलके, यानी दो ग्रुप से मिलके ये सीडीआर एम्पावर ग्रुप बनता है। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक के ईडी लेवल के अधिकारी जो एक्सटर्नल हैं। साथ ही साथ जिन बैंकों ने लोन दिया है उनके भी ईडी लेवल के अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला पॉइंट, सीडीआर सेल क्या होता है? सीडीआर स्टैंडिंग फोरम जो पहली कमिटी थी, इसके बाद सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप जो सेकंड कमिटी है, विल बी असिस्टेड बाय सीडीआर सेल। किसके द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है? सीडीआर सेल के द्वारा। इन ऑल देयर फंक्शंस, सभी फंक्शंस में सीडीआर सेल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सीडीआर सेल विल मेक द इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल। जो भी प्रपोजल है उसकी शुरुआती जांच पड़ताल कौन करेगी? सीडीआर सेल करेगी। रिसीव फ्रॉम द बोरोवर और क्रेडिटर, चाहे क्रेडिटर यानी लेंडर ने दिया हो वो प्रपोजल और चाहे बोरोवर ने दिया हो, स्क्रूटनी सबसे पहले सीडीआर सेल करेगी बाय कॉलिंग फॉर प्रपोज्ड रिहेबिलिटेशन प्लान एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड पुट अप द मैटर बिफोर द सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। सीडीआर एम्पावर ग्रुप के पास मैटर जाएगा, उसके पहले जो भी रिहेबिलिटेशन प्लान है या अदर इंफॉर्मेशन है वो सब पे जांच पड़ताल कौन करेगा? सीडीआर सेल। सो विद इन 1 month टू डिसाइड वेदर रिहेबिलिटेशन इज प्राइमा फेसिया फीजिबल। तो डिसाइड करने के 1 महीने पहले कि हमारा जो रिहेबिलिटेशन है वो प्राइमा फेसिया फीजिबल है या नहीं, वो रिपोर्ट सीडीआर सेल हमारे सीडीआर स्टैंडिंग फोरम और सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप के सामने रखने के पहले ये काम करेगी। ठीक है दोस्तों, डन है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने कवर कर दिया है और टीचर्स डे सेल आप सभी के लिए लाइव हो चुकी है। लाइव इस सेल के लाइव होने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो आपके टीचर्स डे आपके टीचर्स की तरफ से है, 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन महापैक एंड लाइव बैचेस। ठीक है, तो आपके लिए ये वैलिड होगा 4 से 7 सितंबर तक के लिए ऑफर। इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करिए, क्योंकि आपका 30 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 6 महीने का महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 3299 में, 12 मंथ का महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं 4799 में और 24 मंथ का महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 6799 में। महापैक ही क्यों? आपके ऑल कंपलसरी यानी 4 कंपलसरी पेपर, 1 इलेक्टिव पेपर आपका यहां से कवर हो जाता है। टोटल आपके 5 पेपर यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको मल्टीपल बैचेस कंपलसरी पेपर के 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट सिस्टम आपके लिए उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप CAIB फाउंडेशन बेस्ट 2.0 के थ्रू जुड़ते हैं तो आपको 2299 रुपए में ये
कंसेप्ट का फाउंडेशन 2.0 मिलेगा। और अगर आप हमारे नए बैच रीलोडेड CAIB बैच फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच में जुड़ते हैं तो ये भी आपको 2299 में मिलेगा। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 9 सितंबर से, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए, ठीक है। नाउ अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम रह गया, जैसे BFM रह गया या ABFM रह गया या आपका क्या रह गया BRBL या आपका ABM, तो आप इंडिविजुअल पेपर के लिए भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 599 रुपए में। साथ ही साथ आपके लिए इलेक्टिव पेपर भी अवेलेबल है। सेंट्रल बैंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स 799 रुपए में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग की बात करें तो ये कोर्स आप 599 में अलग अलग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल।